हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मिशन एक्सीलेंस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और सब लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी, ठीक है। हाँ बेटा, जुड़ते रहिए सब लोग। और आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि आपके ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होगा कि जिसमें ये पूछा ना जाए। अब ऐसा कोई कंपटीशन, क्या आईएएस का कंपटीशन दोगे पहले? आईएएस का तो तुम दे नहीं दोगे। हाँ, आईएएस में भी जो इस सब्जेक्ट से करेंगे वो भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है चैप्टर। मतलब नीट, सीबीएसई का एग्ज़ाम हो, AI ट्रिपल हो, IIT हो, टेक्निकल एयरमैन सिलेक्शन हो, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, इन सब के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इसको आप लोग पढ़िएगा। चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति। हम आशा करते हैं सब लोग आप लोग सही होंगे। थोड़ा फैन ऐसे करने, सब लोग आप लोग एकदम सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आगे स्टार्ट करेंगे समय न बर्बाद करते हुए। हम पढ़ेंगे सरल रेखा में गति, या इसी को बोलते हैं ऋज रेखीय गति। ऋज रेखीय गति जो होता है, गति का मतलब, ऋज रेखीय गति का मतलब एक सरल रेखा में गति करना, ठीक है। एक सरल रेखा में ही गति करना ऋज रेखीय गति कहलाता है। अब एक सरल रेखा में गति का मतलब ये है, जैसे ट्रेन पटरी पर दौड़ रही है तो वो कैसी गति कर रही है? ऋज रेखीय गति कर रही है। आप बाइक चला रहे हैं सड़क पर तो कैसी गति कर रहे हैं? ऋज रेखीय गति कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि आप बिल्कुल भौकाल जमाते हुए ये ले जाइए, ऐसे ऐसे स्टंट करते हुए जाइए और पता चला कि आगे जाके अपना सर फोड़ लिए हैं, ये ऋज रेखीय गति में नहीं आएगा, ठीक है। ये घूर्णन गति हो जाओगे। ऋज रेखीय गति से आप जिग जैग मोशन में आ गए, जिग जैग मोशन से आप घूर्णन में आ गए, टार्क में। तो आप 3-4 प्रकार की गति कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा करिए नहीं, ये सेहत के लिए, आपके लिए और परिवार के लिए भी बड़ा ही घातक है। अच्छा केवल डॉक्टरों के लिए। तो ये जो है सरल रेखा में गति जो है वो यांत्रिकी के अंतर्गत आता है। यांत्रिकी जो होता है, यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स। आगे जब आप पढ़ेंगे तो इसी में आपके फिजिक्स को 3 भाग में बांट दिया गया था। एक मैकेनिक्स, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स। मैकेनिक्स मीन्स यांत्रिकी, थर्मोडायनेमिक्स मीन्स उष्मागतिकी, जो कैलोरी वैलोरी उष्मा पढ़ते थे ना, भाप की गुप्त उष्मा, ये सब जो पढ़ते थे, ये सब क्या थर्मोडायनेमिक्स है। फिर उसके बाद में विद्युत की मतलब विद्युत जानते हो, जो कक्षा 9-10 में भी पढ़े देखो कि विद्युत धारा क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ओम्स लॉ क्या है, ये सब क्या विद्युत में आते हैं, ठीक है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, पता नहीं क्या क्या पढ़ते थे ना, ये विद्युत की में आता है। यहाँ से हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये यांत्रिकी का भाग है। ये क्या है? यांत्रिकी। यांत्रिकी के अंतर्गत ये जो भौतिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें यांत्रिकी के बारे में जो गति, विराम अथवा किसी बल के कारण गति का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही हमारा यांत्रिकी विज्ञान कहलाता है, ठीक है। हालांकि परिभाषा नहीं जानना है, बता दे रहे हैं कि यांत्रिकी होती क्या है। भौतिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान में भौतिक विज्ञान की यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम यांत्रिकों के गति, विराम अथवा किसी बल के कारण गति या गति के कारण जो अध्ययन करते हैं वही हमारा यांत्रिकी विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अब इसमें यांत्रिकी के अंतर्गत अभी हमने क्या बताया? 3 चीज़ें मैकेनिक्स के अंतर्गत, कि एक बताया विराम, दूसरा बताया गतिकी और तीसरा बताया गति के कारण। यही बताया। विराम जानते हैं क्या होता है? गतिकी मतलब गति करना, विराम जानते हैं ना, स्थिर रहना, एक जगह पर स्थिर रहना, तो वो विराम है। और गतिकी तो जो गति करे, बिना किसी कारण के गति करे, और गति के कारण जो गति करे, जैसे अब हमको बाइक चलानी है तो हम उसको स्टार्ट करेंगे तब तो ले चलेंगे। हम चलेंगे कि बाइक अपने से चल देगी, कार अपने से चलेगी, ट्रेन अपने से चलेगी? नहीं चलेगी ना, कोई ना कोई उस पर बल लग रहा है तभी तो चल रही हो। अब ये जानना है कि विराम क्या है।
एक्चुअल में विराम कोई शब्द है ही नहीं, विराम होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है विराम? आप ही बताइए। सूर्य के कुल 8 ग्रह पढ़े हैं भौगोलिक में, भूगोल विज्ञान में, भूगोल में सूर्य के 8 ग्रह, जिसमें हमारी जो पृथ्वी मैया है वो तीसरे स्थान पर है, मतलब वो कक्षा 3 में है। पृथ्वी मैया हमारी कक्षा 3 में है सूर्य से। अब अगर आप हम कहते चंद्रमा पर चले जाइए, चंद्रमा से अगर आप देखिए पृथ्वी को, तो पृथ्वी क्या करती रहती है? घूर्णन करती रहती है ना, घूमती है। तो जब पृथ्वी घूम रही है तो उस पर भला कोई वस्तु कैसे स्थिर रह सकता है? रह सकता है? नहीं। लेकिन हमारा जो परिवेश है, हम जहाँ पर भूलोक में रह रहे हैं, यहाँ हमको ये रियलाइज होता है, महसूस होता है कि ये मस्तिष्क संचरण जो हमारा ये बताता है कि हम लोग स्थिर हैं। कभी आप ट्रेन में सफ़र करिए, तो ट्रेन में आप सफ़र करते हैं तो ट्रेन से जब बाहर झांकते हैं या खिड़की से जब बाहर देखते हैं तो हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे, टावर और बिल्डिंगें हैं वो भी क्या करती रहती हैं? चलती रहती हैं। हम कभी शाम के समय जब पैदल चलते हैं, चंद्रमा जब उगा हुआ रहता है या उगी हुई रहती हैं जो भी हैं, उसे चंदा मामा कहते हो ना तुम लोग, उनको तो मामा ही बना दिए हैं सब लोग। उनके पापा के भी मामा थे और आपके भी मामा हैं, तो वो सब के मामा हैं। तो जब चलते हैं तो वो भी साथ साथ चलते हैं। क्या ऐसा है एक्चुअल में? यहाँ से तो नहीं लगता कि नहीं है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन एक्चुअल में है ऐसा। क्योंकि मैं चल रहा हूँ इसलिए वो चल रहे हैं, मैं रुक गया इसलिए वो रुक गए। जैसे जैसे मेरी स्थिति रहेगी वैसे वैसे उसमें रहेगी। मतलब यहाँ कुल मिला के ये जानने का है कि किसी वस्तु के सापेक्ष, किसी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ वह वस्तु की स्थिति परिवर्तित न हो। किसी वस्तु के सापेक्ष उस वस्तु की स्थिति परिवर्तित न हो, यानी बदलाव न आए, तो वो विराम कहलाता है। जैसे हम ट्रेन से चल रहे थे, सब चल रहा था, ट्रेन रुक गई तो वो भी रुक गया। हम पैदल जा रहे थे चंद्रमा को देखते हुए, वो भी चल रहे थे साथ में, हम रुक गए तो चंद्रमा भी रुक गया। तो कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब अगर इसी की दूसरी बात अगर करें कि अगर प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है और ट्रेन वहाँ से गुजर गई, ट्रेन निकल गई, तो उसको क्या कहेगा? करे ट्रेन चली गई, ट्रेन चली गई। अब पता चला वो इलाहाबाद जंक्शन पर था। अब ट्रेन के अंदर बैठा वाला व्यक्ति जब इलाहाबाद जंक्शन क्रॉस कर गया, जब 8-10 किलोमीटर आगे चला गया, तो कह रहा है कि अरे इलाहाबाद पीछे चला गया, इलाहाबाद पीछे छूट गया, मिर्ज़ापुर आने वाला है। क्यों? यही कहता ना, इलाहाबाद स्टेशन पीछे चला गया, मिर्ज़ापुर स्टेशन आने वाला है। अरे स्टेशन आ जा रहा है कि तुम आ जा रहे हो? लेकिन कहते कैसे कि इलाहाबाद स्टेशन पीछे चला गया, इलाहाबाद स्टेशन छूट गया, पीछे चला गया। तो आप वहाँ ये दर्शा रहे हैं कि स्टेशन चल रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में स्टेशन चल रहा है? नहीं चल रहा है। चल रहा है? नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप जिस परिवेश में हैं वहाँ पर जो स्थिर है वो स्थिर ही है, आप गतिमान होते हैं, आपको यहाँ से वहाँ जाना होता है। तो बड़ा ही ध्यान से इसको समझना है। गति थोड़ा सा हम लोग 9th में भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉड में है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग किसी भी स्थिर वस्तु को भी गतिमान बना देते हैं। कब बनाते हैं? जब हम खुद गति में होते हैं। बस चली गई, बस तो जाएगी, वो किसी के बल के द्वारा जा रही, गति कर रही है, गति के कारण कार्य कर रहा है। ठीक है। अब पता चला कि बैठ गए हम बस में, अरे यार मुंडेरा उतरना था, मुंडेरा मंडी। अरे मुंडेरा मंडी तो पीछे चला गया। अरे क्या वो आगे था कि पीछे चला गया? छूट गया, पीछे चला गया। क्या मुंडेरा नहीं चल रहा है? आप चल रहे हैं, आप बता रहे हैं उसको। ये नहीं कह रहे हैं कि मुंडेरा मंडी से हम लोग आगे चले आए हैं, ये नहीं बता रहे हैं। मुंडेरा मंडी पीछे चला गया। अब तो हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचने वाले हैं। तो क्या है ये? गति करवा रहे हैं ना। तो एक्चुअल में वास्तव में मैं बार बार कह रहा हूँ, विराम कोई भी वस्तु नहीं होती है। इसकी ये 3 अवस्थाएं होती हैं।
विराम, विराम का, लेकिन यहाँ पर विराम के विषय में पढ़ेंगे हम कि जब किसी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ कोई बदलाव न हो, कोई परिवर्तन न हो, तो वह वस्तु विराम में होती है। अरे भाई वस्तु ऐसे रखी है तो ये मार्कर ऐसे है तो है, अब जब तक हम इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक ये कैसे चलेगी, तब तक ये कैसे गति करेगी। अब रख दिए तो गति कर रही है, नहीं कर रही गति। अब अगर ये चलने लगी तो ये क्या कर रही है, गति कर रही है। हम चलने लगे तो गति कर रहे हैं, रुक जाएं तो विराम हो गए। अब कभी कभी क्या होता है कि हमको स्कूल नहीं जाना है, हमको स्कूल नहीं जाना है, या कहीं बारात रात में हमको डांस नहीं करना है, तो क्या करता है कोई 7-8 बच्चे पहुँचेंगे या 7-8 लोग पहुँचेंगे, पकड़ के खींचेंगे उसको। अब खींच के लाएंगे तो क्या, किसी के बल के कारण वो आ रहा है ना, गति कर रहा है, घसीलाते हुए लेके चले आए। अब बेचारे को डांस नहीं आती तो भी डांस करवाओगे, तो ऐसा नहीं है। तो विराम की अवस्था क्या है। अब देखिए इसमें यांत्रिकी के अंतर्गत 3 वैसे मेन पढ़ते हैं हम लोग। एक होता है स्थितिकी, स्टैटिस्टिक, दूसरा होता है शुद्ध गतिकी, काइनेमेटिक्स, और तीसरा होता है गतिकी, डायनामिक्स। ये 3 से ही बने हैं यांत्रिकी। किसके स्थैतिकी का मतलब होता है कि विराम की अवस्था। स्थैतिकी का मतलब होता है विराम की अवस्था। स्थिर पिंड है, पिंड कोई भी है वो रुका हुआ है, अपनी जगह पर रुका हुआ है, स्थिर पिंड है वो। और काइनेमेटिक्स, शुद्ध गतिकी, मतलब केवल गति कर रहा है, किसी के बल के कारण नहीं, किसी के बल द्वारा नहीं, खुद से गति कर रहा है, वो क्या हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया। और डायनामिक्स, गति के कारण, गतिकी मतलब गति के कारण, जो गति के कारण या किसी बल के कारण गति कर रहा है, डायनामिक्स वो है कि उसको पुश कर करके ले जाया जा रहा है। तो ये 3 आपके मेन होते हैं किसके, यांत्रिकी के भाग। अब इन तीनों में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि विराम की अवस्था क्या होती है। विराम की अवस्था क्या होती है ये जानेंगे, हेडिंग डालेंगे विराम की अवस्था। विराम की अवस्था। अब विराम की अवस्था क्या होती है, पोजीशन ऑफ रेस्ट। विराम की अवस्था को अंग्रेजी में कहते हैं पोजीशन ऑफ रेस्ट। अब इसमें किसी वस्तु के सापेक्ष, क्या परिभाषा लिख दें, बताइए। मतलब किसी वस्तु के सापेक्ष वह वस्तु की स्थिति परिवर्तित न हो, वह क्या कहलाती है, विराम की अवस्था कहलाती है। किसी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ लिख देते हैं, किसी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष, हाँ बेटा लिख दे रहे हैं, गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। ठीक है बेटा, पढ़ते जाइए, कुछ यानी नोट्स बनाते चलिए। समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन न हो, या समय की स्थिति में या वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन न हो, तो वह क्या कहलाती है, विराम की अवस्था कहलाती है। वह विराम की अवस्था कहलाती है। क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा। ये विराम की अवस्था है कि किसी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन न हो तो वह विराम की अवस्था में कहलाती है। जैसे कोई पिंड रखा है स्थिर अवस्था में तो स्थिर ही है, कब चलेगी, जब हम उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दें, थोड़ा सा उसको पुश न करें, ये विराम की अवस्था है। अरे भाई विराम की अवस्था के लिए हम एक नियम पढ़े थे पहले, जड़त्व। क्यों, जड़त्व पढ़े हैं ना, इनर्शिया। और उसके बाद में
गत की अवस्था क्या होती है? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, तो यहीं पर न हो की जगह पर आप क्या कर देंगे, कोई काट देंगे, लिखेंगे किसी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो, परिवर्तन कोई हटाएंगे आप यहाँ से, और न हो तो न, ये हटा देंगे। किसी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वह विराम की अवस्था कहलाती है। तो विराम की अवस्था नहीं, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, गत की अवस्था कहलाती है। गत की अवस्था में आप केवल यहाँ से ये हटा देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, गति। अब हेडिंग आपका बन गया, यहाँ विराम की जगह पर आप लिखिएगा गति की अवस्था, विराम की जगह पर लिखिएगा क्या, गति की अवस्था। गति की अवस्था में लिखिएगा किसी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन या बदलाव हो तो वह गति की अवस्था कहलाती है। क्लियर है? तो विराम की अवस्था पहले लिखिएगा, फिर गति की अवस्था लिख लीजिएगा। फिर हम पढ़ते हैं गति के क्या प्रकार। गति के क्या प्रकार हैं ये जानेंगे, ठीक है। मिटा दें इसको, विराम की अवस्था गति की अवस्था लिख लेंगे ना सब लोग, बोलिए। भाई विराम की अवस्था तो मैं लिख दिया था, और गति की विराम की अवस्था को लिखने के बाद गति की अवस्था यहीं पर मत बना देना ऐसे जैसे मैं गोला गोला कर दिया हूँ। विराम की अवस्था में आप लिखिएगा किसी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन न हो तो वह विराम की अवस्था कहलाती है, लिख लेना। फिर नीचे हेडिंग डालना, गति की अवस्था किसी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वह गति की अवस्था कहलाती है। बस स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो रोक के आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, गति के प्रकार है। गति के प्रकार क्या है? अब मुख्यतः गति के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से ये जानेंगे। मुख्यतः गति के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वह होता है वो होता है एक विमीय गति। ये क्या होता है, एक विमीय। एक विमीय मीन्स क्या होता है, ऊर्ध्वाधर गति या क्षैतिज गति। समझा देते हैं आपको। ऊर्ध्वाधर गति या क्षैतिज गति दिख रहा है सबको ना। ऊर्ध्वाधर गति या क्षैतिज गति, किसी बॉल को या किसी पिंड को आप जब नीचे से ऊपर फेंकिए तो वो ऊपर की ओर मतलब ऊर्ध्वाधर जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे आया तो ऊर्ध्वाधर तह ही नीचे आ रहा है, वो अपने सापेक्ष एकदम लंबवत फेंके से ऊपर गया आपके ऊपर, फिर वैसे नीचे आ रहा है। तो एक भी 1 डायमेंशन कार्य कर रहा है ना, एक ही अक्ष पर तो कार्य कर रहा है वो वाई अक्ष पर। या बॉल को आप सीधे इस तरह से थ्रो कर दीजिए, ऐसे ज़मीन पर ऐसे ढंगला दीजिए उसको, तो वो क्या करेगा, क्षैतिज दिशा में गति करने लगेगा, यानी एक्स अक्ष में गति करेगा। तो एक ही दिशा में गति कर रहा है ना। किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकिए लंबवत या ऊर्ध्वाधर, तो वो एक ही गति कर रहा है, क्या, ऊर्ध्वाधर की ओर, ऊपर की ओर। नीचे आएगा तो वैसे ही नीचे आएगा वो। अगर हम ज़मीन पर किसी बॉल को या पिंड को फेंकें तो वो क्षैतिज गति कर रहा है, तो केवल एक्स अक्ष पर गति कर रहा है ना, तो एक विमीय गति है ये। दूसरा होता है द्विविमीय गति। द्विविमीय गति। अब द्विविमीय गति आपके 3 प्रकार के होते हैं।
द्विविमीय गति तीन प्रकार के। सबसे पहला क्या होता है? वृत्तीय गति। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये। पहला होता है वृत्तीय गति। क्या होता है? वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। ये आगे आपका एक चैप्टर भी है, वहाँ पर इसको और अच्छे समझेंगे। अब वृत्तीय गति होता क्या है ये जानिए। वृत्तीय गति कि जब कोई पिंड किसी अक्ष के चारों ओर या किसी अक्ष के परितः चारों ओर घूमता है, वही वृत्तीय गति कहलाता है। यदि कोई पिंड किसी अक्ष के परितः चारों ओर घूमता है तो क्या कहलाता है? वृत्तीय गति। जैसे घड़ी की सुई। घड़ी की सुई एक नियत स्थान पर रहती है और वो चारों ओर क्या करती रहती है? चलती रहती है। क्यों? यही होता है। या एक हम गोलाकार पथ बना दें जिसकी कुछ दूरी मान लें कि 400 मीटर का ये लंबाई है इसका, तो अब आप उसी गोले पर क्या करिए? राउंड राउंड दौड़ लगाइए। तो कैसा गति कर रहे हैं आप? वृत्तीय गति कर रहे हैं। या आप एक स्थान पर होकर हाथ फैला के घूमना शुरू करिए, क्या है? वृत्तीय गति। लट्टू का नाचना क्या है? वृत्तीय गति है। पृथ्वी का घूमना क्या है? वृत्तीय गति है। क्लियर हो रहा है ना? ये सब वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। जो लट्टू नचाते हो वृत्तीय गति ही तो करता है, वृत्ताकार। किसी खूंटे से किसी घोड़े को बांध दीजिए और उसको दौड़ाइए तो उसी खूंटे के चारों ओर तो दौड़ेगा ना। तो क्या है? ये सब वृत्तीय गति है। ये द्विविमीय होता है। कैसे होता है द्विविमीय? मैं बता रहा हूँ आपको। वृत्तिगत द्विविमीय कैसे होगा? देखिए जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ से हमने कोई वस्तु रखी, यहाँ पर कोई वस्तु पिंड रखा और उसको हम क्या किए? घुमाना शुरू किए। यहाँ पर खड़े होकर इस पिंड को, यहाँ पर खड़े होकर इस पिंड को हम घुमाना शुरू किए। तो ये कैसा मोशन कर रहा है? वृत्ताकार मोशन कर रहा है। द्विविमीय कैसा है? आप कहीं भी इसका मूल बिंदु मान लीजिए। मूल बिंदु आप कहीं भी मान सकते हैं। मान लीजिए मूल बिंदु हम यहाँ मान लिए कि यहाँ पर मूल बिंदु है, यहाँ मूल बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? मूल बिंदु है। अब यहाँ पर अगर मूल बिंदु है तो आप ही बताइए, पहले जो पिंड ये था जब नचा रहे होंगे इसको यहाँ से खड़े होकर तो यहाँ भी आया होगा। क्यों? यहाँ भी आया होगा, यहाँ भी आया होगा, यहाँ भी आया होगा, यहाँ भी आया होगा, यहाँ भी आया होगा। ऐसे नाच रहा होगा ना वो। तो बताइए अगर हम इसकी बात करें तो वाई अक्ष में वो इतना दूर गया, तो एक्स अक्ष में यहाँ पर आ गया। अब वाई अक्ष में फिर ये बढ़ गया तो एक्स अक्ष फिर यहाँ आ गया। फिर वाई अक्ष यहाँ था तो एक्स अक्ष यहाँ पर, एक्स अक्ष यहाँ पहुँचा। फिर अगर ऐसे देखिए क्या हो रहा है, उसके मान में क्या हो रहा है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष में बदलाव आ रहा है कि नहीं? परिवर्तन हो रहा है ना, बदल रहे हैं ना। एक्स अक्ष अलग है, वाई अक्ष अलग है। देखिए दोनों में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों में अगर परिवर्तन हो रहा है और ये दोनों लेके चल रहा है तो घूर्णन गति नहीं हुआ? बताइए। चलिए फिर से समझिए। कोई भी बॉल है या जो कुम्हार की चाक होती है वो भी तो गोला होता है, घुमाता है। हम बता रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पर कोई वस्तु रख दी गई, यहाँ पर से हम क्या किए? इस पिंड को घुमाना शुरू किए, डोरी से बांध के हम इसको घुमाना शुरू किए। इसे घुमाना जब शुरू करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ नहीं आएगा, वो पहले यहाँ कहीं आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ऐसे जाएगा ना। कहीं पर इसका हम मूल बिंदु ले लेते हैं। अगर एक्स अक्ष और वाई अक्ष में इसको हम प्लॉट करें तो क्या हो जाएगा? देखिए, चलिए सटा दीजिए इसको, यहाँ मूल बिंदु मिल गया। अब आप बताइए, पिंड जब यहाँ पर है तो एक्स अक्ष तो यहाँ पर है, वाई अक्ष इतना दूर गया। एक्स अक्ष और वाई अक्ष में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, दोनों को लेके चल रहा है ये। यहाँ पर तो वाई अक्ष पर 0 है। क्यों?
यहाँ एक्स अक्ष पर तो 0 है, वाई अक्ष पर अब कुछ न कुछ तो दूरी गया ही है। पिंड यहाँ से यहाँ तक चला गया, वाई अक्ष पर तो कुछ न कुछ दूरी गया, एक्स अक्ष तो मूल बिंदु के ऊपर ही है, 0 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाई अक्ष ये हुआ तो ये एक्स अक्ष देखिए बढ़ रहा है ना, फिर एक्स अक्ष, वाई अक्ष और एक्स अक्ष में बदलाव आ रहा है कि नहीं, परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर अब पिंड हम यहाँ मान लें तो यहाँ अगर मान लें हम पिंड को तो ये ऐसे जा रहा है, एक्स अक्ष यहाँ पर है, वाई अक्ष यहाँ पर है। यहाँ पर अगर पिंड को माने तो एक्स अक्ष पर तो इतना दूर गया, क्यों, पिंड जो है एक्स अक्ष पर इतना दूर गया, वाई अक्ष पर क्या है, 0 है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष में, इन दोनों अक्षों में अगर बदलाव हो रहा है तो पिंड द्विविमीय रचना करती है। तो पिंड जो है वो द्विविमीय गति कर रही है। क्लियर हो गया। घूर्णन गति कैसी गति है, द्विविमीय गति है। किसी पिंड को ऊर्ध्वाधरतः ऊपर अथवा क्षैतिज फेंकने पर कौन सी गति होगी, एक विमीय गति होगी। क्लियर है। और क्या, इसका और एक होता है प्रक्षेप्य गति, हमने पढ़ाया है अभी आपको प्रक्षेप्य गति, और उसमें मैंने बार बार बताया है कि प्रक्षेप्य गति कैसी होती है, द्विविमीय होती है। प्रक्षेप्य गति कैसी होती है, द्विविमीय गति होती है। बार बार कहा था, द्विविमीय गति होती नहीं है। अरे भाई, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, हम इसमें करते क्या थे, किसी भी पिंड को न तो ऊर्ध्वाधरतः और न ही क्षैतिजतः, दोनों ही स्थितियों में नहीं, बल्कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के बीच से कहीं से फेंकते हैं। कोई कोण बनाते हुए मूल बिंदु से कहीं बीच से जब फेंकते हैं तब उसकी गति जो होती है वो प्रक्षेप्य गति कहलाती है। मान लीजिए हम इस कोण से फेंक रहे हैं, इस कोण से फेंकेंगे तो ये यूं जाकर यूं जाएगा ना, ऐसे चला गया। इसको बढ़ाना चाहे तो आप बढ़ा लीजिए। तो ये एक्स है, ये वाई है। अब बताइए, पिंड यहाँ था, ठीक, यहाँ से फिर यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, ऐसे पहुँच रहा है ना। तो देखिए, अगर इसकी वाई की स्थिति यहाँ थी पिंड की तो एक्स की स्थिति ये थी, फिर वाई की स्थिति यहाँ थी तो एक्स की स्थिति ये थी, फिर वाई की स्थिति इधर आई तो एक्स की स्थिति इधर है। इस पर तो आपका एक्स है, वाई 0 है। इस पर एक्स अक्ष पर वाई बराबर 0 गणित में। तो देखिए, दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष में बदलाव हो रहे कि नहीं हो रहे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बदल रहा है कि नहीं रहा है। अगर एक्स वाई बदल रहा है तो एक्स भी बदल रहा है, वाई भी बदल रहा है। एक्स और वाई अगर बदलता है तो द्विविमीय होता है। जैसे अभी वृत्तीय गति में भी आप देखे थे कि एक्स बदल रहा था और वाई बदल रहा था, तो दोनों को लेकर चला गया तो क्या हो गया, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति हो गया तो द्विविमीय। प्रक्षेप्य गति मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन, तो भी वो क्या है, द्विविमीय है। और एक होता है सरल आवर्त गति, तीसरा इसका होता है सरल आवर्त गति। ऐसे चार्ट बना लीजिएगा आप लोग, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी आपका एक चैप्टर बना है, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सरल आवर्त गति जो घड़ी का पेंडुलम होता है, पेंडुलम क्या करता है, ऐसे 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 घूमता है ना, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऐसे चलता है ना, वो चलता है कि नहीं चलता है, पेंडुलम ऐसे चलता है। किसी रस्सी से किसी बड़े से पत्थर को बांध लो, पत्थर को थोड़ा सा उठाओ और छोड़ दो, तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से ऐसे गति करेगा ना वो। भाई मान लो यहाँ कोई हम धागे से लटका दिए हैं इसको, इस पिंड को हम यहाँ लटका दें। अब इस पिंड को हम पकड़ के क्या कर दिए, यहाँ पर कर दिए। अगर पिंड को पकड़ के यहाँ पर कर दिए तो ये ऐसे आएगा, ऐसे आता ऐसे जाएगा, जाएगा ऐसे जाएगा ना, ये तो ऐसे जा रहा है। देखिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे गति कर रहा है ना ये। अब अगर इसी को एक्स अक्ष और वाई अक्ष में रख दें, यहाँ ओरिजिन मान के, ये वाई है ये एक्स है, तो अभी देखिए यहाँ एक्स की दूरी कुछ रही होगी तो यहाँ वाई की दूरी 0 है। यहाँ पर अगर रखा जाए तो यहाँ वाई की दूरी ये है तो एक्स अक्ष की दूरी 0 है। यहाँ पर रखा जाए तो यहाँ वाई अक्ष की दूरी ये है और एक्स अक्ष की दूरी ये।
तो भी x और y के मान में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो x और y में अगर बदलाव हो रहा है तो x और y मिलके दो अक्ष बनाते हैं कि x अक्ष y अक्ष। क्लियर हो रहा है? ठीक है बेटा, फिर से समझा दें इसको, कुछ समझने के लिए है ही नहीं यार। जब देखो x और y दोनों जब मिल रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं। केवल इतना ध्यान देना है कि वृत्तीय गति, प्रक्षेप्य गति, सरल आवर्त गति, ये तीनों क्या है, द्विविमीय गति करते हैं। द्विविमीय गति क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी गतियों में x और y दोनों मिलता है और x और y का मान बदलता रहता है। क्लियर हुआ? जैसे अब वृत्तीय गति हम दो प्रकार से पढ़ लेते हैं, एक समान वृत्तीय गति, दूसरा असमान वृत्तीय गति। एक होता है समान वृत्तीय, एक समान वृत्तीय गति, पहले लिख दें, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, और दूसरा होता है असमान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति। ये वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति का मतलब जो एक चाल से चले, जो एक नियत चाल से चलता रहे वो एक समान, और जो रुक रुक के चले, थोड़ी दूर चला फिर रुक गया, फिर थोड़ी दूर चला फिर रुक गया, फिर कहीं चाल तेज़ था तो कहीं धीमे था। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं तो असमान चाल से चलाते हैं, कहीं घुमाना होता है तो ब्रेक ले लेते हैं, तो ये सब क्या है, असमान वृत्तीय गति है। ठीक है। और एक समान मतलब एक नियत चाल से वो रोटेट कर रहा है। जैसे घड़ी की सुई क्या है, एक समान वृत्तीय गति करती है। ऐसा नहीं कि उसमें हम तुरंत नया सेल लगाएंगे तो उसकी चाल बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। वो चाहे थोड़ा सा भी सेल रहेगा, जब तक ख़त्म नहीं होगा वो समय उतने ही चाल से चलेगा, सुई आपकी उतनी चाल से चलेगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? तो एक समान वृत्तीय गति है वो एक नियत समय से चलता है अपना, चाहे आप नई सेल लगाइए चाहे 10 दिन पुरानी सेल लगाइए, बशर्ते वो आपका जो सेल हो वो ख़त्म ना हो। ख़त्म होगा तो वो चलेगी ही नहीं, वो विराम की गति में आ जाए। ठीक है। और असमान वृत्तीय गति का मतलब ये है कि जैसे हम दौड़ लगा रहे हैं, एक सर्कल बना लिए हैं, उस सर्कल में पता चला कि 400 मीटर का एक राउंड है, दौड़ लगाना शुरू किए, कभी बहुत तेज़ तो कभी बहुत धीमे, कभी बहुत तेज़ तो कभी बहुत धीमे, ऐसे दौड़ते हैं। क्योंकि कंटिन्यू अगर हमको 12 चक्कर लगाना है तो एक चाल से नहीं चल पाएंगे हम लोग। तो क्या है, असमान वृत्तीय है, वृत्तीय गति, लेकिन वो क्या है, एक समान चाल से नहीं चल रही है, असमान है। कुम्हार का चाक है, वो चलाता है पहले बड़ी तेज़ से, चला दिया, घूमने लगा, अब उसमें मिट्टी रख के लगा बर्तन बनाने, थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा, धीरे हो जाएगा ना उसकी चाल, फिर वो तेज़ करेगा उसको, तो वो असमान वृत्तीय गति है। और जो नियत चाल से चले वो एक समान वृत्तीय गति, जो अनियत चाल से चले, अनियमितता की चाल से चले वो असमान वृत्तीय गति। तीसरा होता है त्रिविमीय गति, तीसरा है त्रिविमीय गति, इसको मिटा दें। तीसरा है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति का केवल एक उदाहरण क्या, घूर्णन गति। घूर्णन गति तीनों विमाओं को लेकर चलता है, इसका होता है घूर्णन गति, सर्कुलर मोशन, घूर्णन गति, टार्क मोशन। घूर्णन गति क्या है, अब देखिए इसको समझिए। ये सूर्य हैं, यहाँ हम सूर्य बना दिए। अब सूर्य में देखिए ऐसे 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 बने रहते हैं, क्यों ऐसे बना रहता है, यहाँ शुक्र यहाँ शनि जो होते हैं, ऐसे यहाँ हमारी क्या है, पृथ्वी। अब यहाँ अगर हमारी पृथ्वी है, तीसरे कक्षा में पृथ्वी होती है, अगर तीसरे कक्षा में हमारी पृथ्वी माता है, ये अर्थ है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी, बहुत ध्यान से समझिए, पृथ्वी जो है वह घूमते हुए इस सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती हैं, लगाती कि नहीं लगाती, ये घूर्णन करते हुए चारों ओर चक्कर लगा रही हैं। एक तो खुद पृथ्वी घूम रही है
और दूसरा वो इसका चक्कर भी लगा रही है। अब जब ये चक्कर लगा रही हैं वृत्ताकार पथ पर तो वो द्विविमीय हुआ और खुद एक पृथ्वी घूम रही है। क्यों भाई, पृथ्वी तो ऑलरेडी घूमती, घूमते हुए पृथ्वी घूमते हुए इसका एक चक्कर लगाती हैं तो 365 दिन लग जाता है एक चक्कर लगाने में। किसका? सूर्य का। पृथ्वी सूर्य का 365 दिन, कुछ घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड ऐसे लगता है, तो हम 365 मानते हैं। 365 दिन में वो एक चक्कर लगाती है सूर्य का। क्लियर हो रहा है बात? अब खुद अपने आप में पृथ्वी घूम रही है, कहाँ? अपने अक्ष के परितः। एक अक्ष, उस अक्ष के परितः वो धुरी पर क्या कर रही है? ऐसे धुरी पर वो क्या कर रही है? घूम रही है ऐसे ऐसे। अब जब वो खुद घूम रही है अक्ष के परितः तो वो उसका क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस हो जाएगा। भाई यही होता है, ये एक्स है, कोई भी आप एक्स वाई जेड, जेड आपका ये है ना, ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, एक्स अक्ष हुआ है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष ऐसे। अब इसमें तो हम ये प्लेन है, दिखा नहीं सकते हैं, तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। अब देखिए, ये आप सपोज करिए कि सूर्य का चक्कर, ये यहाँ सूर्य है, इनका चक्कर लगाना है इनको, तो ये सर्कुलर मोशन में ही लगाएंगे। और सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति क्या होती है? द्विविमीय। किसका चक्कर लगा रहे हैं? त्रिविमीय वाले की। और खुद वो घूम रही है अपनी धुरी पर। जब अपनी धुरी पर, ये पूरा आपका हो गया क्या? द्विविमीय। और खुद पृथ्वी चक्कर लगा रहे हैं। पृथ्वी जब, अब अगर इधर है, सूर्य के पास हैं, सूर्य की तरफ है तो दिन है, सूर्य के उधर वाले भाग में क्या हो गया? रात हो गया। ऐसे ही जब ये घूमती हैं तो 12 घंटा में ये, देखिए ऐसे हम कर देते हैं, चल ये देखो, अब यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि पृथ्वी के इस भाग में इस समय दिन है, उधर रात है। जब ये घूमते हुए सपोज करिए यहाँ आ गए हम, तो अब जब यहाँ आ गए अपने अक्ष के परितः, तो ये जब एक चक्कर पूरा की, ये वाला भाग जब आ गया है इनका, जब ये वाला भाग मिला हमको, तो ये कितने समय लेता है? 12 घंटे। 12 घंटे, इसलिए 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होते हैं। देखिए, जब ये यहाँ थी तो दिन था। अब जब ये ऐसे एक चक्कर, जब इसको ऐसे घुमाना है हमको, तो ये ऐसे घूम गई, अब ऐसे आ गई, अब ऐसे आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 12 घंटे का समय लगता है। तो 12 घंटे का, जब पृथ्वी घूमती है, जब पृथ्वी घूम रही हैं, घूमते हुए जब आ रही हैं, तो 12 घंटे का समय। और जब पूरी पृथ्वी घूमते हुए पूरा चक्कर लगा देंगी सूर्य का, तो 365 दिन लगता है। क्लियर हो गया? ये समझाना था। ये त्रिविमीय रचना है, घूर्णन गति। क्यों? पृथ्वी सूर्य का गति करता है। कैसा गति करता है? घूर्णन गति करता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी खुद अपनी अक्ष पर घूम रही है, तो एक अक्ष वो हो गया, और वृत्ताकार पथ पर घूम रहे, तो वृत्ताकार जो पथ होता है या वृत्तीय गति जो होता है वो द्विविमीय होता है। द्विविमीय एक पृथ्वी की गति, त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल बन गया। समझ में आ गया इतना? इसको आप लोग ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, जैसे मैंने चार्ट बनाया है। अब उसके बाद में हम चलते हैं आपके मेन बुक से, अब टॉपिक से चलते हैं जो आपको याद करने। ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए बताना हमको अच्छा लगा कि हम इसको बता दें, आप लोगों को भी समझ में आ जाए। इस रफ कर दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, नहीं लिए होंगे तो ले लीजिएगा, नहीं तो वीडियो जो बन जाएगी, वीडियो रोक के आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ा दीजिए, नोट करें ना करें हमारी मर्जी की। क्यों? चलिए हम बात करते हैं दूरी की। दूरी क्या है? पढ़े हैं हम लोग 9th में, दूरी, डिस्टेंस। किसकी बात करें? दूरी की। डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स क्या होता है? दूरी। दूरी क्या है ये जानिए। सपोज करिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ,
मैं यहाँ पर खड़ा था, एक व्यक्ति हमारे पास आने वाला है, ये व्यक्ति जो है हमारे पास आ रहा है, ये यहाँ से ऐसे गया 5 किलोमीटर गया, फिर यहाँ पर रोड गई 2 किलोमीटर की, फिर यहाँ गया वो 3 किलोमीटर, फिर मेरे पास आया 5 किलोमीटर फिर गया, तो मैं यहाँ पर मिल गया इसको। तो वो बताया कि कुल हमने जो दूरी तय की वो कितना तय की, 15 किलोमीटर। हम कहे कैसे आए यार, कह रहे 15 किलोमीटर दूर चल के हम आपके पास आए हैं। भाई 5 यहाँ से, ये 5 2 7, 7 3 10, 10 5 15, यहाँ पर ऐसे, यहाँ से रोड यहाँ कटी, यहाँ से रोड यहाँ कटी, यहाँ से ऐसे आगे मिले। तो वो कुल दूरी कितना तय किया, 15 किलोमीटर तय किया। किससे तय किया, इस पथ से, पथ मतलब इस रास्ते से, इसी रास्ते से तय कर रहा है ना वो, यही रास्ता बनाएगा तो इसी से तय करेगा, तो इसी रास्ते से वो तय किया। तो वो कुल 15 किलोमीटर की दूरी तय करके मेरे पास पहुंचा। तो कुल मिला के क्या समझ में आया कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई, ये मार्ग है ना, मार्ग मतलब रास्ता या पथ, मार्ग मतलब रास्ता या पथ, तो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई, पथ की लंबाई या रास्ता की लंबाई कुछ भी, तो किसी वस्तु द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को ही क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। कुल कितना लंबाई उसने तय किया था, 15 किलोमीटर। तो परिभाषा आपका बन गया कि किसी अभय गतिमान वस्तु है तभी तो पहुंचेगा, या किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। लिख दें कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ या मार्ग, पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। इसे पहले नंबर पर लिख दीजिएगा कि इसे, अब डी है कैपिटल लेटर में, इसे डी ही लिख दीजिए। इसे डी से, डिस्टेंस डी से प्रदर्शित करते हैं। आप कहीं कहीं एस भी पढ़ेंगे, उससे टेंशन ना लीजिएगा कि एस भी सर पढ़ा दे रहे हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे नंबर पर यह कैसी राशि है, खूब जानते हैं आप लोग, यह अदिश राशि है। अब एक चीज़ समझिए, यह कैसी राशि, अदिश राशि। तीसरे नंबर पर आप लिख दीजिएगा कि इसका मात्रक क्या होता है, बताइए इसका मात्रक। देखिए MKS में मीटर, मीटर जो होता है वो किस में होता है, MKS, और जो सेंटीमीटर होता है सेमी, वो होता है किसमें, CGS। ये मीटर में, MKS में मीटर, सेंटीमीटर CGS पद्धति में होता है इसका मात्रक। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी कि यह हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक, यह क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है, न तो ऋणात्मक और न ही शून्य। दूरी कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं होती है, यह सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। यह सदैव धनात्मक होती है। अब जैसे कहा गया कि हम यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ पर गए, यहाँ से यहाँ तक गए, मान लीजिए कि हमने ये दूरी तय किया 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से हम यहाँ तक चले आए, मान लीजिए हमने दूरी तय किया 2 किलोमीटर, तो कुल दूरी हमने कितनी तय कर ली, 5 + 2 = 7 किलोमीटर। अब 5 में से 2 घटाएंगे नहीं, आप ही बताइए। आपको पैदल चलना है, अब पैदल चलना है, पैदल आप यहाँ से यहाँ तक गए 5 किलोमीटर,
फिर वहाँ से यहाँ तक आएंगे तो कहेंगे कि हम 3 ही किलोमीटर चले हैं, कहेंगे। या आप अपनी बाइक से ही जाएंगे, तो बाइक से जब जाएंगे तो आप मान लीजिए 10 किलोमीटर गए एक रास्ते से, उसी रास्ते से 4 किलोमीटर वापस आ गए, तो आप कहे कि नहीं भैया हम तो केवल और केवल 6 किलोमीटर चले, नहीं चले हैं। आपने कितना चला, 10 और 4 14 किलोमीटर चला है। आपकी गाड़ी में 14 किलोमीटर दिखाएगा भी, ऐसा नहीं कि घटा देगा। और पेट्रोल भी उतना ही लगेगा, पेट्रोल तो अधिक लगेगा ना, ठीक है। तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। यह अदिश राशि, इसका मात्रक इनकेस में मीटर और सीजीएस में सेंटीमीटर होता है, और यह सदैव धनात्मक होती है, ठीक है। अब उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे विस्थापन। विस्थापन अब आज के लिए इतना ही बच्चों, विस्थापन फिर मैं कल समझाऊंगा। जितना मैंने बताया उसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद में जो मेरे नए बच्चे हैं वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप लोग भी कमेंट और शेयर कर दिया करिए बेटा। शुभ रात्रि, गुड नाइट।